ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जॉर्डन का प्राचीन शहर पेत्रा, ब्राजील का क्राइस्ट द रिडीमर, पेरू की माचू पिच्चू पहाड़ी, मेक्सिको की आर्कियोलॉजिकल साइट चिचेन इत्जा, इटली का कोलोसियम, आगरा का ताजमहल और कंबोडिया का आंकोर वाट मंदिर। दुनिया के 8 अजूबे जिनके किस्से पूरी दुनिया जानती है, जिनकी तस्वीरों से हर कोई वाकिफ है। लेकिन दुनिया में क्या कोई 9वां अजूबा भी है जिसे कोई नहीं जानता? अगर है तो कहां है? हम इसी सवाल का पीछा कर रहे थे। हम थे नर्मदा नदी की एक गुमनाम घाटी में, खोज रहे थे दुनिया का 9वां अजूबा, जिसका पता किसी को नहीं था। उस लापता अजूबे का पता हमें लगाना था, जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे रहस्यमय पहाड़। आप सोच रहे होंगे कि एक पहाड़ कैसे अजूबा हो सकता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने तमाम दूसरे पहाड़ देखे होंगे, वहाँ मिलने वाले पत्थरों पर गौर किया होगा, जो कहीं गोल होते हैं, कहीं बेडौल होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। लेकिन जिस पहाड़ का दृश्य हम आपको दिखाने वाले हैं, दरअसल यहाँ दुनिया में मिलने वाले हर आकार के पत्थर मौजूद हैं और इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसे बहुत करीने से तराशा है और उसके बाद वहाँ संभाल कर रख दिया। पर्वत की शिलाओं को किसने तराशा? क्यों तराशा? करोड़ों तराशे हुए पत्थर एक जगह कैसे जमा हुए, किसी को कुछ नहीं पता। जानकारी के नाम पर अगर लोगों के पास कुछ है तो सिर्फ लोक कथाएं। ऐसे वहाँ 1-2 पत्थर नहीं है, वहाँ 150 शिलाएं भी नहीं है, बल्कि अरबों की तादाद में ऐसी शिलाएं पसरी हुई हैं। वहाँ 7 ऐसे पहाड़ हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं। और यही दुनिया का न सिर्फ 9वां आश्चर्य हमारे लिए, बल्कि हमारा आज का दृश्य है। आखिर क्या है तराशे पत्थरों के सैकड़ों फीट ऊंचे उस पर्वत का राज? लोग इसे अजूबा क्यों बताते हैं? ये कहां से आए? कौन लाया? आज हर रहस्य से पर्दा उठेगा। अब आंखों के साथ दिमाग को खोल लीजिए, रिमोट को किनारे रख आराम से बैठ जाइए, क्योंकि जब ये कहानी खत्म होगी तो आपके सामने होगा दुनिया का 9वां अजूबा, जिसका कोई कागजी नक्शा हमारे पास नहीं था। बस इतना जानते थे, मध्य प्रदेश में देवास से आगे एक टापू है, टापू के ऊपर एक जंगल है, जंगल में एक ऊंचे मिट्टी के टीले के पीछे वो अजूबा मौजूद है। बिना वक्त गवाए हम नर्मदा की लहरों पर सवार हो गए। हमें जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए मुझे इस नाव का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर ही वो जगह मौजूद है, ये लोगों ने बताया है। और इससे आसान तरीका कोई नहीं होगा कि आप नर्मदा का रास्ता नाव के ज़रिए तय करें। इससे आपका वक्त भी बचेगा, साथ ही साथ वो तमाम दृश्य भी आप देख सकते हैं जो नर्मदा के इर्द गिर्द है, जिससे लेकर तमाम कहानियाँ अब तक आपने सुनी है, तमाम किस्से, ये घाट हो या फिर वो तमाम तट हो, अपने में समेटे हुए हैं। चलिए भैया चलिए। नर्मदा घाटी का वो अनजान टापू हमारा पहला पड़ाव था। लोगों की बताई दिशा में हम बढ़ते जा रहे थे। हमारे दोनों तरफ घाटी के किनारे थे।
जिसके पहाड़ और जंगल में आज भी न जाने कितने अजूबे दबे पड़े हैं, जिनमें से एक है वो अद्भुत पर्वत। ये वो नर्मदा है जो तमाम विहंगम दृश्य दिखाती है, ऐसे दृश्य जिसकी कल्पना कर पाना भी किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। चाहे आप जबलपुर की बात करिए, जहां पर आप जब पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरीके से संगमरमर के पत्थरों के बीच से ये नर्मदा बहती है। वो दृश्य शायद कोई भुला ना पाए, लेकिन ये वही नर्मदा है जिसमें मिलने वाला हर कंकड़ शंकर कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसके पीछे की कहानी भी आपको हमने दृश्य में दिखाई है। लेकिन जो दुनिया का 9वां आश्चर्य है, जो देवास में फैला हुआ है, जहाँ पर अलग अलग तराशे हुए पत्थर नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने इन्हें बनाकर वहाँ रखा हुआ है, जिसके बारे में सुनकर ही आप कल्पना में डूब जाएंगे या सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये पॉसिबल कैसे है। वो 9वां आश्चर्य कहीं और नहीं, मध्य प्रदेश के दिल यानी नर्मदा के इर्द गिर्द बसा हुआ है। वो टापू बहुत बड़ा है, वहाँ एक गांव है। अजूबे को खोजने से पहले हमें उस गांव को खोजना था। पहाड़ की पहेली सुलझाने के लिए ये जरूरी था। फिलहाल तो नदी की मझधार हमें बहाए ले जा रही थी, तभी तेज धारा के बीच एक रास्ता दिखा। अभी हम जिस इलाके में पहुंचे हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ नदी की धार कितनी रही होगी, जो पहाड़ों को बीच से काटकर निकली है। और यही वजह है कि इसकी था यहाँ कोई नहीं जानता है। लेकिन ये वही रास्ता है जो आपको आज के दृश्यम के लिए लेकर जाने वाला है, यानी वो हिस्सा जिससे शायद दुनिया में ज़्यादातर लोग अनजान है, जो अभी भी कौतूहल का विषय है तमाम वैज्ञानिकों के लिए, जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। हम नर्मदा घाटी के उस इलाके में थे जहां आमतौर पर कोई नहीं आता। हमारी निगाहें टापू तलाश रही थी, क्योंकि उसके मिले बगैर खोज आगे नहीं बढ़ पाएगी। कुछ देर बाद हमारी नाव 2 पहाड़ियों के बीच तैर रही थी। पहाड़ियों के बीच एक टापू दिखा। हमने नाव उधर ही मोड़ दी। हमने पूरे इलाके पर गौर किया। यहां कभी बड़ा पहाड़ रहा होगा। पानी की तेज धार ने इसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ये किसी नदी के बस की बात नहीं। सैकड़ों साल पहले जरूर यहां समुद्र रहा होगा। इसी पहाड़ का हिस्सा है ये टापू। इसके पत्थरों से पानी के कटाव के निशान साफ झलक रहे थे। हम उस स्थान के बेहद करीब पहुंच चुके हैं जहां उतरकर हमें ट्रैक करके जाना होगा। शायद जिस अजूबे की तलाश में हम आए हैं, जो 9वां आश्चर्य है, वो इसके पार उस छिपा हो। हालांकि इसको चढ़ पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, इसलिए वो जगह हमें खोजनी होगी जो थोड़ी समतल हो, थोड़ी पैरेलल हो, जहां से हम चल सकें। भैया वहां ले चलिए, वहां उसके पास रोक दीजिएगा। उस रहस्यमय पहाड़ की दूरी का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन मंजिल की तरफ ये हमारा पहला कदम था। इस पहाड़ पर ऊपर चढ़कर हमें देखना होगा कि हमें और कितनी दूर पैदल चलना है, कहां पर हमारा आज का दृश्य छिपा है। शायद सामने हो कुछ देर बाद। पहले कदम के साथ हमें इलाके से जुड़ी पहली कहानी सुनने को मिली। नाविक ने बताया था, ये धरती कभी दैत्य बाणासुर की तपोस्थली रही है। यहाँ कभी महादेव भी प्रकट हुए थे। बाणासुर, जो कि भगवान शंकर का परम भक्त माना गया, जिसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए इसी धारा जी में नर्मदा जी के जल से अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया, और हजारों हाथ यानी अपना वर उसने मांग लिया, हजारों हाथ उसे मिल गए थे। और उसके बाद वो अपने आप को इतना बलशाली मानने लगा था कि वो देवलोक पर राज करने के लिए उसने हमला कर दिया था। बाणासुर तो पौराणिक किरदार है, लेकिन नर्मदा बेसिन का इलाका हजारों लाखों साल पुराना है, जहां कभी डायनासोर रहा करते थे। इसके सबूत भी मिल चुके हैं। देवास से करीब 100 किलोमीटर पर एक जगह है धार, जहां डायनासोर के अंडे और घोंसले के जीवाश्म पाए गए थे। वो भी कोई 10-20 नहीं,
256। वैज्ञानिक परीक्षण में ये करीब 7 करोड़ साल से भी पुराने निकले। इसका मतलब यह है कि हम जिस इलाके में थे वहां कभी डायनासोर रहा करते थे, यानी यह इलाका लाखों साल पहले भी वजूद में था। तो क्या उस अजूबे पर्वत का ताल्लुक भी उसी युग से है? लेट क्रेटेशियस पीरियड के अंडों के जो जीवाश्म हैं, इसके अलावा लिमिटा फॉर्मेशन के तमाम कंकालों के लिए पूरी नर्मदा घाटी फेमस है, जो बताती है कि ये स्थान कितना पुराना हो सकता है। एक कयास तो ये भी लगाए जा सकते हैं कि 145 मिलियन साल से भी ज़्यादा पुराना ये पूरा इलाका हो सकता है। जब यहाँ डायनासोर थे तो जरूर ज्वालामुखी भी रहे होंगे। डायनासोर पीरियड में सक्रिय ज्वालामुखी की तादाद सबसे ज्यादा थी। जरूर इस पूरे इलाके पर ज्वालामुखी धमाकों का भी असर रहा होगा। तभी हमें कुछ ऐसे साक्ष्य दिखे जिसने हमारी सोच को सही साबित कर दिया। ये देखिए, एक पास आना इधर देखिए, ये पत्थर यहाँ बहुत सारे पड़े हुए हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि ऐसे ही पत्थरों का झुंड है। इसे दिखाना आ जाए एक सेकेंड। ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल लोहे के बने हुए हैं, और इसमें बीच बीच में ऐसे होल्स दिख रहे हैं जो या तो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडे होने के बाद शायद ऐसे होल्स बन सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि लोहे के बने पत्थर हैं, और ये बाकी पत्थरों के मुकाबले भारी भी नज़र आ रहे हैं। अगर वाकई जिस आश्चर्य की खोज में हम निकले हैं, जिस अजूबे की खोज में हम निकले हैं, वो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना है, तो मुझे यकीन है कि हम उसके बेहद करीब पहुंच चुके हैं। देखिए, इसकी आवाज़ भी बिल्कुल बाकी पत्थरों को जब ठोक कर हम उनकी आवाज़ सुन रहे हैं तो उससे अलग नज़र आ रही है, अलग सुनाई दे रही है। ये देखिए, आगे बढ़ते रहना होगा। हो सकता है वो पहाड़ भी किसी ज्वालामुखी के विस्फोट का नतीजा हो। तो ऐसे पहाड़ पूरी दुनिया में हैं। उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से दुनिया का 9वां अजूबा कहा जाता है? तमाम सवालों के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे थे। देखते हैं पहले क्या मिलता है, इस टापू पर बसा गांव या वो रहस्यमय पहाड़। जंगल में चलते रहना बहुत मुश्किल इन पत्तों की वजह से भी हो जा रहा है, क्योंकि पत्ते आपकी मेहनत बढ़ा रहे हैं। अभी तक उस पहाड़ से जुड़ा कोई सुराग हमारे पास नहीं था। पूछते भी किससे? आसपास बस्ती तो दूर, इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। हम यही चाहते थे कि पहले गांव मिले ताकि कुछ जानकारी हासिल कर सकें, लेकिन किधर जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उम्मीद की किरण बनकर सामने आया ये पेड़, जो ये बताता है कि जरूर आसपास कोई बस्ती है, यानी वो गांव जिसे हम खोज रहे थे। ये वही पेड़ है जिसे अंजन का पेड़ कहा जाता है, और इसकी ये जो पत्तियां हैं ये काफ़ी उपयोगी होती हैं। इसमें इतने गुण होते हैं कि कोई भी दुधारू पशु जो इसे खाता है उसके दूध की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। लेकिन मेरी खुशी इन वजहों से नहीं है। मेरी खुशी इस वजह से है कि आप देख लीजिए कि इस पेड़ पर नीचे कोई टहनी नज़र नहीं आती है। सामान्य हाइट पर कोई टहनी नहीं है, और यहाँ पर चढ़ने के लिए बाकायदा किसी ने कट मारा हुआ है ताकि वो ऊपर यहाँ आसानी से चढ़ सके और इसकी टहनियों को काट सके। इसका साफ साफ मतलब ये है कि इस इलाके में कोई गांव ज़रूर है जहाँ के लोग इसकी टहनियों को समय समय पर काटते रहे हैं। पगडंडियों पर इंसानी कदमों के निशान मिले, उसी दिशा में बढ़ते गए। कुछ देर बाद खुद को गांव में पाकर राहत महसूस हुई। हमने कई लोगों से बात की,
पहला सवाल यही था कि पहाड़ में ऐसा क्या है कि लोग उसे अजूबा बताते हैं। तो लोगों का जवाब था उस पहाड़ के पत्थरों का आकार जो लकड़ी की तरह तराशे हुए लगते हैं। कावड़िया पहाड़ पर पत्थर है, ये जमा के रखे जमा हैं, करके ऐसे गिरे, कैसे और बड़े ऐसे बड़े बड़े-बड़े पत्थर ढेर। है, लंबे चौकोट वाले बड़े पत्थर हैं। अच्छा, ऐसे ही दिखते हैं हाँ, जैसे ऐसे ये? दिखते हैं, ये दिखते जमा लकड़ी हुए जैसे जमा रहे हो। बहुत सारे, कोई भी उठाने जाता तो उठते नहीं, उठते बहुत नहीं। वजनदार है वो। बहुत लंबे लंबे पत्थर है। अलग अलग आवाज़ आती है, टन अलग अलग आवाज़। जैसे आप पत्थर से पत्थर टकराओगे तो अलग अलग आवाज़ आएगी। हर पत्थर में आवाज़ अलग आएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे उसको रखे हैं तो जैसे खंबा गाड़ते हैं वैसे ही गड़ा हुआ है। हाँ हाँ, ऐसे 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 सब जमे हुए हैं, लाइन बंद। अच्छा, लाइन बंद जैसे किसी ने जमाया हो। उसमें ये क्या है कि 20-20 फीट 25-25 फीट नीचे एक जैसे ही है, जमी हुई है सब। कोई त्रिकोण में, कोई पंचकोण में, चार कोण में है, ऐसे सब अलग जमे अलग हुए, शिला अलग है, अलग जमी हुई। उसमें बनाए हुए, तरासे हुए, घड़े हुए हैं। कहते हैं वो पर्वत सैकड़ों फीट ऊंचा है और उसके हर एक पत्थर की अपनी एक आकृति है। त्रिभुज, चौकोर, षटकोण। देखने में ऐसा लगता है मानो कोई शिलाओं को तराश कर फेंकता गया और उसका सैकड़ों फीट ऊंचा ढेर लग गया, जिसे आज कावड़िया पहाड़ कहते हैं। अब मैं बोलते इसको जैसे लेकर जाना चाहे, कभी लेकर जाने तो की कोशिश करी थी बहुत से लोगों ने, लेकिन तो वो यहाँ जा से ही नहीं पाता है, टूट रास्ते जाता में है, टूट जाएंगे वो। टुकड़े हो जाते हैं उसके। अच्छा, लेकिन बताते बहुत भारी है वो तो। भारी भारी बहुत तो है, बहुत है। भारी बहुत है। उसमें ये क्या है कि 20-20 फीट 25-25 फीट नीचे शिला है, एक जैसे ही है। जमी हुई है सब। उसको कभी ले जाने का कोशिश नहीं हुआ क्या? ले जाने के टूट जाते हैं, टूट जाता ले जाने की कोशिश कर तो टूट जाएगा। कोई भी घर ले जाने के उपयोग में लेने के ले जाए तो वो टूट जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उन पत्थरों को किसने आकार दिया। लाखों की तादाद में वो अद्भुत शिलाएं कहां से आईं? तो लोगों ने बताया वो पर्वत महाभारत काल का है, जिसे पांडवों ने बनाया था। कथा के मुताबिक अज्ञातवास के दौरान पांडव नर्मदा घाटी आए थे। नर्मदा देवी की खूबसूरती से मोहित भीम ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो नर्मदा जी ने एक रात में नदी का प्रवाह रोकने की शर्त रखी। भीम ने खंबे की आकार में पत्थरों को तराशा और कांवड़ में भरकर नदी किनारे जमा किया। तब तक सुबह हो गई और पांडव पत्थरों को वहीं छोड़ आगे बढ़ गए। वही तराशे पत्थरों का ऊंचा ढेर आज कावड़िया पहाड़ बन गया। पहाड़ मतलब पांडवों ने तराशे थे, तरासे थे ये। तो वो पत्थर वैसे ही दिखते हैं अभी भी। अभी भी ऐसे। उस पहाड़ की दूसरी कहानी जुड़ती है स्वर्गलोक में हुए एक युद्ध से। ये उसी कहानी का हिस्सा था जो नर्मदा किनारे नाविक ने सुनाया था, जिसमें दैत्य बाणासुर को महादेव से जीत का आशीर्वाद मिला था। उसके बाद बाणासुर ने देवराज इंद्र पर हमला कर दिया। उस युद्ध में इंद्र का महल तहस नहस हो गया। उस महल के पत्थर धरती पर गिरते चले गए। कुछ गांव वालों के मुताबिक पहाड़ के तराशे पत्थर इंद्र देवता के महल के हैं। इंद्रदेव देव का महल था वो। हाँ, बाणासुर ने तोड़ डाला तो वो कावड़िया पहाड़ पे गिर गया। अच्छा, मतलब इंद्रदेव के महल का पत्थर ही गिरा है कावड़िया पर। हाँ, कावड़िया पहाड़ पर कावड़िया पहाड़ पर गिरा। गांव में कहानी सुलझने के बजाय और उलझ गई। अब हर पहेली वहीं सुलझेगी, पहाड़ पर जाकर, वहां के पत्थरों को देखकर, जो धरती लोक के लगते ही नहीं। लोगों के मुताबिक वो इतने करीने से तराशे गए हैं मानो उन्हें किसी ने अपने हाथों से तैयार किया है। गांव से पहाड़ की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। हम मंजिल से चंद कदम दूर थे क्योंकि तराशे पत्थर दिखने शुरू हो गए थे। सागवान के इस जंगल में आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है कि अब हम अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, और ऐसा यूं ही नहीं लग रहा है। आप देखिए यहाँ पर इन पत्थरों को देखिए, ये आम पहाड़ों पर जैसे पत्थर होते हैं उस तरीके से नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच
कुछ ऐसे पत्थर हैं जैसे ये, एक ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पिलर था जो टूटने की वजह से बीच से टूट गया है। कुछ हिस्से यहाँ पड़े हुए हैं। ऐसे कुछ पत्थर दिख रहे हैं जो अमूमन आपको दूसरी जगहों पर देखने को नहीं मिलते हैं, और इन्हें ही देखकर मेरी उम्मीद बढ़ रही है कि अगर हम जल्दी चलते रहते हैं तो शायद जल्दी उस जगह पर पहुंच जाएंगे। कदमों में तेजी आ गई। दुनिया का सबसे रहस्यमय पहाड़ सामने था, जिसके पहले दृश्य ने ही चौंका कर रख दिया। सच कहूं तो वो पत्थर लग ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये तराशे लकड़ियों का ढेर है। वो देखो, एक बार दिखाना उसे, बिल्कुल अलग आपको नजर आएगा। ओ, आपने अगर कोई टिम्बर मार्ट देखा है तब आपको लगेगा कि जैसे वहाँ लकड़ियों का ढेर लगा होता है, ठीक वैसे ही आकृति इस और सामने देखने को मिल रही है। ऐसे 1000-2000 नहीं, लाखों करोड़ों की तादाद में थे। ये पूरा का पूरा पहाड़ ही था। ये सब देख हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूर ही नहीं, करीब से भी ये पत्थर कम, लकड़ी के तराशे हुए पिलर ज्यादा लग रहे थे। वाकई ये बता पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है कि ये कैसे संभव है। आप देखिए पत्थरों की आकृतियां आपको किस तरीके से नजर आ रही हैं, जैसा एक के ऊपर एक किसी ने ढेर लगा दिया और इसमें इन पत्थरों का जो आकार है वो अलग अलग नजर आता है। कहीं छोटा, कहीं बड़ा, किसी की 3 भुजाएं तो किसी की 6। किताबों में लिखी हर आकृति के पत्थर इस पहाड़ पर थे। एक भी शिला बेडौल नहीं थी। पहाड़ तो हमने कई देखे हैं, लेकिन ये तो अद्भुत था, अलौकिक था। ये देख रहे हैं आप आकार, ये जो चट्टान यहाँ पर रखी गई है या यहाँ पड़ी हुई है, इसको देखिए, बिल्कुल त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर आपको नजर आ रही है। उसके ठीक बाजू में ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ स्केल रखकर इसे आयताकार या वर्गाकार शेप में बना दिया है, काट दिया है। उसके बाजू में पंचकोणीय आपको नजर आएंगे। हर एक कदम पर अलग अलग रंग रूप के, अलग अलग आपको आकार के पत्थर नजर आ रहे हैं, और यही इसकी विशेषता है। सच कहें तो हमें भी ये पहाड़ के पत्थर नहीं बल्कि किसी महल के अवशेष लग रहे थे। इंद्र के महल की कहानी भी यहां से जुड़ी है। लेकिन वो तो संभव ही नहीं है। माजरा समझ से परे था। आखिर ये कैसे हुआ होगा? ये बना तो कैसे बना? किसी ने बनाया तो क्यों बनाया? ये इंसान का काम है या किसी दैवीय शक्ति का? हमें तो हर हाल में पता लगाना था। ये कितना बड़ा पत्थर है। अगर मैं इस पर यहाँ पूरी तरीके से लेट भी जाऊँ तो शायद मेरी ऊंचाई इससे काफ़ी छोटी हो जाए। और सिर्फ यही पत्थर नहीं, आप आसपास जब नज़र डालते हैं, ये देखिए इन पत्थरों को, लोगों का तो ये दावा है कि अगर आप नीचे गड्ढा खोदते जाएंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि ये कितने मीटर नीचे तक धंसे हुए हैं। जितना ऊपर नज़र आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा नीचे हो सकते हैं। एक बात गौर करने लायक थी, लंबे पत्थर बिल्कुल सीधे थे, लेकिन सभी एक खास एंगल में झुके थे। एक भी शिला ऐसी नहीं थी जो सीधे खड़ी हो। जो पत्थर इस ओर नजर आ रहे हैं ये 30 अंश यानी 30 डिग्री में झुके हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं ये और ज़्यादा समतल होते जाते हैं। पहले ये ऐसे थे, फिर ऐसे होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद आगे जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो इनका अंश कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? कर्नाटक के किष्किंधा में हमने ऐसे पहाड़ देखे थे
जो ठोस होने के बजाय छोटे बड़े टुकड़ों से बने थे, जैसे किसी ने सैकड़ों टुकड़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। लेकिन किष्किंधा के पत्थर बेडौल थे, टेढ़े मेढ़े। लेकिन ये पहाड़ तो बिल्कुल ही अलग था। दावे के मुताबिक जो महाभारत काल का था, नर्मदा नदी को रोकने के लिए भीम कांवड़ में रखकर इन पत्थरों को लाए थे। सबको पिलर के आकार में तराशा था। लोगों की यहाँ पर मान्यता है कि ये कांवड़ में लाए हुए पत्थर हैं, और कांवड़ में इन्हें कौन लेकर आया था? कांवड़ में इन्हें भीम लेकर आए थे। ये उनकी मान्यता है, और उनका ये कहना है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि इन पत्थरों को यहाँ रखने के बाद नर्मदा नदी को रोका जा सके, ताकि नर्मदा जी से विवाह उनका हो सके। और जब आप यहाँ नज़र डालेंगे तो यहाँ पास से ही नर्मदा नदी है। चूँकि नदियाँ एक नियमित समय के बाद अपना रास्ता बदलती जाती हैं, शायद इस वजह से उनकी दूरी यहाँ से थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन लोगों का मानना है कि पहले नर्मदा यहीं से बह रही थी, उनको रोकने के लिए ये पत्थर रखे गए थे, और आपको भी ऐसा ही लगेगा। फिलहाल हमारा रुख चोटी की तरफ था। उम्मीद थी कि वहां जरूर कोई सुराग मिल जाएगा। एक मोड़ पर कई फीट लंबे पत्थरों से सामना हुआ। इसे पार करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। तभी पत्थरों के बीच पैर फंस गया। मेरा पैर फंस गया। ये पैर फंस गया। एक सेकंड, पैर फंस गया। कैमरा छोड़ो, इसको पकड़ो। ज्यादा ताकत लगाने पर पैर टूट सकता था। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, पैर फंस गया। बहुत मुश्किल से राहत मिली। ये कितना भी मुश्किल हो, हम हार नहीं मानेंगे। चाहे रास्ता हो या ना हो, हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। बिना रुके, बिना डरे शिखर की तरफ बढ़ते रहे। जब चोटी पर पहुंचे तो वहां का नजारा देख लाजवाब हो गए। पर्वत का हर कोना साफ दिख रहा था। इसकी 7 चोटियां हैं जो जंगल की वजह से साफ नहीं दिखती। अगर कुछ दिखता है तो केवल इस अद्भुत पर्वत के लाखों करोड़ों तराशे हुए पत्थर के टुकड़े। हम कावड़िया पहाड़ के सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचने के बाद आपको एक बेहद खूबसूरत दृश्य तो नजर आता ही है, साथ ही साथ वो पत्थर और उनकी आकृतियां कुछ ज़्यादा ही साफ तरीके से नजर आती हैं। आप देखिए, मैं जिन पत्थरों पर खड़ा हूं, ये कितनी मजबूती से टिके हुए हैं। बेशक ऐसा लग रहा है कि आप कोने पर खड़े हैं, ये कभी भी गिर सकता है, जो कि संभव होता अगर ये थोड़े भी कमज़ोर होते, लेकिन ये बिल्कुल ठोस हैं। ये पूरा पर्वत ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा था। दूर से हर चोटी एक जैसी लग रही थी। लेकिन हमें जरूरत थी किसी सुराग की जो इस पहेली को सुलझाने में मदद करे। हम दूसरे पहाड़ की ओर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ हमें क्या कोई दूसरी आकृति देखने को मिलती है, या यही आकृतियाँ वहाँ पर भी मौजूद हैं। हमने एक एक करके 7 चोटियां पैरों से नाप ली। सभी पत्थर एक जैसे थे, एक भी शिला बेडौल नहीं थी। ये वाकई किसी अजूबे से कम नहीं था। लेकिन हमें तो अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। ये पहाड़ ऐसा क्यों है? हमने पहले भी कई लोगों से जवाब तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। और जिस सवाल का जवाब नहीं मिलता, वो रहस्य बन जाता है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे रहस्यमय पहाड़ कहा जाता है। हम फिर वहीं पहुंच गए थे जहां से ये खोज शुरू की थी। ये आकृतियाँ यहाँ पर बन कैसे सकती हैं? ये यहाँ पर अगर कोई लेकर आया है तो वो कैसे लेकर आया होगा?
कब से यहाँ पर पढ़े हुए हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलने की उम्मीद शायद अभी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वैज्ञानिकों के लिए भी इस वक्त जो दृश्यम आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर, जहाँ टीम दृश्यम पहुंची हुई है, ये दृश्यम अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए अब एक नया आश्चर्य है। आखिर इस पहाड़ का रहस्य क्या है? पत्थरों के आकार ऐसे क्यों हैं? इतनी सारी तराशी शिलाएं कहां से आईं? हमें तो हर हाल में सवालों के जवाब हासिल करने थे। हमने 2 जानकारों से बात की। एक वो हैं जो कावड़िया पहाड़ के इलाके से जुड़े इतिहास भूगोल पर पकड़ रखते हैं, और दूसरे शख्स को नर्मदा बेसिन की पूरी भूगर्भीय संरचना ज़बानी याद है। इन लोगों से बात करके कुछ ऐसी जानकारी मिली जिसने हमें चौंका कर रख दिया। दरअसल कावड़िया पहाड़ सदियों पहले एक ज्वालामुखी था जो किसी वक्त फटा था। उसका लावा बहा और लावा ठंडा होकर बेसाल्ट पत्थर बन गया। तो ये जो पत्थर बने हैं ये किसी ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकलता है, और लावा जब निकलता है तो बहुत बड़े ऊर्जा का बहुत बड़ा वो होता है, बहुत गर्म होता है वो समय, और बहुत तेज़ी से निकलता है वो लावा धरती के भीतर से। तो वो जब लावा धीरे धीरे शांत होता है, धीरे धीरे जमता है वो लावा, तो वो कई महीनों की प्रोसेस होती है। वो इतना गर्म होता है, इतना उसमें हीट होता है कि वो कई महीनों तक उसी गर्म अवस्था में पड़ा रहता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हवा के संपर्क में आता है और जैसे जैसे ज्वालामुखी शांत होता जाता है, वैसे वैसे फिर लावा जमने लगता है। तो ये जो पहाड़ है, कावड़िया पहाड़, यदि आपने देखे हों तो ये एक तरह के पत्थरों से जमते हैं और एक पहाड़ की शक्ल ले लेते हैं। दरअसल ये पहाड़ नहीं है, ये बेसिकली उस लावा के ठंडे होने से जमे हुए पाषाण खंड हैं, जो आकृतियाँ उस तरह से बन गई हैं। हमें भी कुछ पत्थर मिले थे जो ज्वालामुखी लावा सूखने से बने थे, लेकिन कावड़िया पहाड़ के पत्थर तो उनके जैसे नहीं थे। हमें रास्ते में जो पत्थर मिले थे वो बेडौल थे, जबकि पहाड़ के पत्थर तो करीने से तराशे हुए लग रहे थे। ये कैसे हुआ? तो इसका जवाब था पहाड़ के नीचे जमीन के अंदर मौजूद खनिज तत्व। जो लावा था धरती का, ज्वालामुखी का, वो लावा जब एक गड्ढे में जमा हो जाएगा, एक स्थान पर जमा हो जाएगा, और ये गड्ढा काफ़ी बड़ा होगा जब 7 पहाड़ियाँ बनी है, तो वहाँ पर जब वो ठंडा होगा तो विभिन्न आकार इसलिए ले लेगा कि उसके अंदर जो मिनरल्स की इम्प्योरिटी है वो डिसाइड करेगी। उसका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वो षटकोण बन जाएगा, कंसंट्रेशन इम्प्योरिटी का कम है, कॉपर कंटेंट ज़्यादा है, आयरन कंटेंट ज़्यादा है, तो क्यूबिक क्रिस्टल जैसा नहीं बनेगा। उसके अंदर जो है बीच में रहेगा इम्प्योरिटी, और उसके आधार पर शेप ले लेगा। ये पूरा का पूरा जो मटेरियल साइंसेज हैं उसमें ये सब गणित आता है, और उसको हमको बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। ये अलग अलग शेप के क्रिस्टल ही इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि उसके ज़मीन के नीचे बहुत बड़े तादाद में मिनरल्स मौजूद हैं। आज मध्य प्रदेश के जिस इलाके में कावड़िया पहाड़ है, वहां जमीन के नीचे कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी जानकारी आज भी वैज्ञानिकों को नहीं है। ज्वालामुखी फटने से लावा बाहर निकला। जब ठंडा हुआ तो लावा में मौजूद खनिज तत्वों ने इसे एक खास तरह की आकृति दे दी। जब मैंने इसका विस्तृत अध्ययन किया तो मुझे 2 चीज़ें वहाँ काफ़ी विचित्र नज़र आईं, जो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ तो ये कि वहाँ जो हीट रेडिएशन ऊपर जाता है, यानी धरती की गर्मी जो निकलती है वो वहाँ जो कंडक्शन से आती है फिर ऊपर रेडिएट होती है, तो उसकी क्वांटिटी वहाँ अधिक थी। और दूसरी चीज़, वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसमें एक हम्प है, डंप है, इस तरह से कि जैसे गुरुत्वीय जो पोटेंशियल होता है, विभव होता है, वो ज़्यादातर समानांतर होता है
धरती की सतह के, लेकिन वहाँ उसमें डिप्रेशन है। इससे ये पता लगता है कि इसकी ज़मीन के भीतर किसी न किसी चीज़ की अभी भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका कि हमको अभी तक ज्ञान नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ज्वालामुखी पूरी दुनिया में है। ऐसे पर्वत कई जगहों पर होंगे, इसमें अजूबे वाली क्या बात है? इसका जवाब सुनकर हम सिर से पांव तक हिल गए। कावड़िया जैसे पहाड़ दुनिया में भारत समेत केवल 5 देशों में है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, आइसलैंड और भारत का मध्य प्रदेश। और इसमें भी बेसाल्ट पत्थरों की अद्भुत आकृति वाला सबसे बड़ा पहाड़ केवल भारत में है। कावड़िया पहाड़ जो है ये भूगर्भीय विचित्र एक संरचना है जो कि दुनिया में सिर्फ इस समय 5 जगह है। एक तो है आपके इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह मिला है पर इतना अच्छा नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में भी है पर इतना खूबसूरत, इतनी बेहतरीन स्थिति में वहाँ भी नहीं है। सभी सवालों के जवाब मिलने के बावजूद मध्य प्रदेश के कावड़िया पहाड़ की अहमियत कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। पूरी दुनिया में केवल 5 जगह, और उसमें भी सबसे बड़ा भारत में। ये पहाड़ तो वाकई एक अजूबा है। लोग इसे महाभारत काल का बताते हैं, लेकिन ये उससे भी पुराना है। अगर ठोस दिशा में एक बड़ा शोध हो, तथ्यों और साक्ष्यों को जमा किया जाए, पूरी दुनिया में उसे बताया जाए, तो क्या पता भारत का कावड़िया पहाड़ शायद दुनिया का 9वां अजूबा बन जाए। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम